तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 71। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टेस्ट हुई थी दोस्त, उसी का आज क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड आ चुका है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर और फिर देखेंगे हम स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, देख लेते हैं हम टेस्ट पेपर। जो लोग नए हैं दोस्त, आप वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, आपको भी बताएंगे कि आप कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, आप देख लीजिएगा कितने लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर दिखाने से पहले आज आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री का ई बुक जो है दोस्त आ चुका है। तो एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड कर रखे हैं वो एप्लीकेशन पे क्या करेंगे कि परचेज कर लेंगे। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। ये अपना क्या है कि ई बुक है केमिस्ट्री का, जो आज ही आई है। तो इसे क्या कीजिएगा कि दोस्त परचेज कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसमें डाला गया है। क्या है कि 1000, इसमें भी 1000 से प्लस ही कहिए, 1000 से प्लस ही क्वेश्चन इसमें वन लाइनर जो है डाला गया है। तो ये एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सीबीटी एग्जाम होने वाली है दोस्त, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। पूरा एकदम निचोड़ है दोस्त केमिस्ट्री का। तो इसे परचेज कर लीजिए, आराम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और आपका ये जो है क्या है कि फिजिक्स का है, जो पहले ही आपको हम डाल रखे थे। तो इसे बहुतों लोगों ने परचेज किया है, पढ़ा भी है। इन्हीं लोगों के रिक्वायरमेंट पे हमने क्या किया है कि दोस्त केमिस्ट्री का ये ई बुक लेकर के आए हैं। ठीक है, और इन लोगों का भी डिमांड है, जो लोग परचेज किए हैं, पढ़े हैं, उन लोगों को पता है कि बायोलॉजी का भी लाना है। जिन लोगों का तो बायोलॉजी भी आ जाएगा दोस्त, जल्द ही उस पर भी वर्क हो रहा है, वो भी आ जाएगा। तीसरी नंबर बात आपको बताते हैं कि जिन लोगों का दोस्त परचेज करने के बाद अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कांटेक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, वो पेमेंट वेमेंट करने के बाद होता है। बहुतों को करते हैं कि आप डाउनलोड कीजिए, शायद डाउनलोड उनका नहीं हो पाता है, तो बहुतों लोगों ने कहा है तो मैंने उन्हें पीडीएफ सेंड कर दिया है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा अगर डाउनलोड ना हुआ तो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, देख लेते हैं आज के टेस्ट का क्वेश्चन। और 72 टेस्ट एक्टिव है, वो भी जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन टेस्ट का। देखिएगा, ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्त। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ध्वनि तरंग से संबंधित है। जी हाँ, ध्वनि तरंग से संबंधित है, यही इसमें सवाल कहा जा रहा है। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि हर्ट्ज है, या दूसरा कहता है कि डेसिबल है, या तीसरा नंबर कह रहा है आपको कि कैंडला है, या चौथा नंबर कह रहा है कि मैच है। मैच नहीं, यानी कि मैक होना चाहिए। हिंदी में मच हो गया है, कोई नहीं। अंग्रेजी वर्ड जो है क्या होता है कि वैल्यूएबल होता है, तो मैक है ये। ठीक है, इसे मैक कहिए। तो मैक जो है दोस्त है साउंड से ही रिलेटेड है, जो वायुयान की गति को यह देखता है कि मेजर करता है। एक मैक बराबर कितना होता है कि ध्वनि की साउंड और उसमें कोई वस्तु अगर चल रही है, अगर दोनों इक्वल होता है तो वो 1 मैक कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हमको ये जानना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ध्वनि तरंग कौन सा संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका जो है ये 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि कैंडला। कैंडला जो है ये साउंड से रिलेटेड नहीं है। कैंडला किससे रिलेटेड है दोस्त? प्रकाश की तीव्रता से। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है कि कैंडला होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको हम दिखाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिएगा, टेस्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से हो जाता है। जी हाँ, प्रोटीन की कमी से हमें बताना है कि कौन सा रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन, और बहुत इजी भी है। जो लोग पढ़ रखे हैं एक बार उसे तो आराम से याद होगा ही, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रखे हैं दोस्त, उन्हें तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ही। आपको हम बताते हैं कि प्रोटीन की कमी से कहा जा रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर क्या, क्वास्कियोर। क्वास्कियोर बीमारी जो होता है दोस्त, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, इस क्वास्कियोर में होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको हम बताते हैं। जैसे कि इस लड़के को देख लीजिए, ये इस लड़के को क्या है कि क्वास्कियोर, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी हो रखा है। क्या दिख रहा है इसमें, देखिए पेट निकला हुआ है, हड्डी उड्डी सूख जाता है इसमें शरीर का जो है। ठीक है, त्वचा उचा क्या होता है कि सिकुड़ने लगता है। ये चीजें जो है इसमें लक्षण देखने के लिए आपको मिलता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और ये सब जो बीमारी होती है आपको हम बताते हैं कि वैसे क्षेत्र में होता है जहां पे भोजन पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पाती है। खास करके आपको बताते हैं कि जैसे कि जहां पे सुखार उखार हो जाता है, वहां पे अनाज की उपज जो है कम हो जाती है, तो वहां भोजन पर्याप्त लोगों को नहीं मिल पाता है। तो वहां पे अधिकांशतः आपको क्या होता है कि क्वास्कियोर बीमारी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है ब्यूटी पार्लर में बाल को सेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लड़के जाते हैं
या लड़कियां भी जाती है ब्यूटी पार्लर में, क्या करती है कि ये बाल को सेटिंग कराने के लिए, ठीक है, टेढ़ा कर दो, थोड़ा सा खड़ा कर दो, थोड़ा गुंबद की तरह बना दो, तो उस तरह का जो है बाल सेटिंग करने के लिए जाता है। तो ऐसे सेटिंग नहीं होता, आप अपने घर पे जेल उल लगा करके थोड़ी देर के लिए सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आपको सेटिंग कराना है तो लोग जो है यही सैलून वूलन या ब्यूटी पार्लर में ही जाकर के क्या करते हैं कि बाल को सेटिंग करवाते हैं। तो उसमें क्या करता है कि वो केमिकल मिलाता है, तो उसमें से वो कौन सा केमिकल होता है जो बाल को सेटिंग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं दोस्त कि जैसे कि ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सल्फर, सल्फर का यूज है दोस्त, जान लीजिए कि बाल को सेटिंग में किया जाता है, ठीक है। और बाल को सेटिंग के किया जाता है, जान लीजिए ये सल्फर आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। इस सल्फर का अगर ज्यादा यूज करते हैं बाल को सेटिंग करने में तो दोस्त कैंसर होने की भी संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो नेचुरल चीज है उसी पे फोकस कीजिए, ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो प्रकृति अगर आपके साथ छेड़छाड़ कर दिया तो समझिए खतरे में आ जाइएगा। इसलिए दोस्त बिल्कुल जो नेचुरल चीज है उसी पे फोकस करना है, ज्यादा दिखावा नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस का रिसाव हुआ था या कौन सी गैस निकली थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको पढ़े भी होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हम बताते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए, थोड़ा सा पूछा भी जाता है तो थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में जान लीजिए। कभी कभी डेट वेट पूछ देता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कब उसका घटना हुआ था, तो घटना 1984 में हुआ था। तारीख जो है दोस्त 2 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच हुई थी। 2 दिसंबर की रात को हुई थी और 3 दिसंबर तक के मतलब की पूरी तरह से फैल गई थी। वो रात एक तरह से कहिए तो ये मौत का ही रात था वो, ठीक है, कहर बन के जिसपे लोगों को टूटी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड में क्या हुआ था कि उसमें टैंक में ये एक तरह का क्या है कि एक तरह का फैक्ट्री था, वो जो कीटनाशक जो है होता है वो उस तरह का केमिकल वाली फैक्ट्री था, कीटनाशक बनाती थी। तो उसका गैस का टैंक जो था दोस्त वो लीक हो गई थी। लगभग उसमें मान लीजिए कि 40 से 45 टन का क्या था कि गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। वो पानी में गिरने के बाद उसका क्या हो गया, पानी में गिर गई थी। टैंक पानी में गिरने के बाद क्या होता है ना कि दोस्त उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फट गया था। और रातों रात जो है 2 से 3 दिसंबर के रात 1984 में पूरी शहर को एक बार जो है पूरा मतलब कि छाप दिया गया था एक तरफ से, ये पूरा गैस से। और बहुतों लोगों की उसमें क्या हुई थी कि दोस्त उस मिथाइल आइसोसाइनाइड से जान चली गई थी। लगभग जो है 3700-3800 जो है 3800 के लपेट में मानिए कि लोगों की जान चली गई थी और 10,000 से लोग जो है उसके चपेट में आ गए थे, जिसका अभी भी दोस्त प्रकोप वहां पे देखा जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल में हुआ था, ठीक है, ये भी जान लीजिए ये चीजें। लेकिन उसी में जो है आपको हम बताते हैं कि उसकी एक सच्ची घटना है जो हम आपको बताते हैं, शायद पता ना हो आपको। इससे पहले भी भोपाल गैस की त्रासदी पर क्वेश्चन आई थी, हम उसमें बता दिए थे आपको। लेकिन चलिए जो लोग प्रेजेंट नहीं रहे होंगे वो आज प्रेजेंट है वो जान लेंगे कि वहां पे क्या था कि दोस्त एक कुशवाहा परिवार था। लोग जहां पे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे वहीं पे कुशवाहा परिवार था जो क्या किया था कि अपने घर में ही हवन करना शुरू कर दिया था उस वक्त में। और उस हवन की वजह से उसके परिवार के घर के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं हुआ था, जान लीजिए ये चीजें। लेकिन अदर आदमी को बहुत हानि पहुंची थी या और भी जो लोग थी उसके। तो ये चीजें है काफी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल जो है दोस्त आते रहते हैं, इसलिए आपको हम थोड़ा सा डिटेल में बता दिए हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आखिर है क्या, ठीक है। बहुतों ने सही मारा है, बहुतों ने गलती मार दिया, एंजाइम मार दिया, कोई प्रोटीन मार दिया है। जान लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन है, आप जानते हैं विटामिन है। विटामिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी है। ये आपका 4th नंबर आपका करेक्ट होगा कि यह एक तरह का विटामिन ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 73% लोहा और 18% क्रोमियम, 8% कहता है निकल और 1% कहता है कार्बन का मिश्रण जो होता है वह मिलकर के क्या बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। यह दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन तो दे ही देता है, किस तरह से देता है आपको बता देते हैं। पहले तो ये जान लीजिए ये किसका, ये सभी मिलकर के किस चीज का निर्माण करता है। तो दोस्त ये सभी चीजें जो मिलकर के निर्माण करता है वो क्रोमियम करता है, ठीक है। क्रोमियम कहते हैं कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, स्टेनलेस स्टील। ये सभी मिलकर के, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये चीज दे देता है कि दोस्त स्टेनलेस स्टील में
लोहा का प्रतिशत मात्रा क्या होता है, या क्रोमियम का प्रतिशत मात्रा क्या होता है, या निकल का प्रतिशत मात्रा, मतलब अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स है, धातु है, उन सबका प्रतिशत मात्रा पूछ देता है। लेकिन ये अलग तरीका से है। और अब की बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जान लीजिए कि आप क्वेश्चन को जानते रहिएगा, आंसर से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन, उलट फेर करेगा। तो इस तरह की जो है, जान लीजिए कि सबसे ज्यादा सवाल अगर अब की बार आने वाला है टेक्नीशियन में, तो वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। स्टेटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, कथन वाला जो कहते हैं वो, तो उसको ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट भूलिएगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा टाइम खाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए अब दिखा देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेस्ला किसकी मानक इकाई है। टेस्ला, जी हाँ, टेस्ला किसका मानक इकाई है ये कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, टेस्ला किसका होता है दोस्त, टेस्ला जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इकाई जो होता है दोस्त, ये टेस्ला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है स्ट्रीट लाइट के पीले लैंप में उपयोग की जाती है। जो स्ट्रीट लाइट का जो पीला लैंप होता है उसमें उपयोग किया जाता है, इसमें से किसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत लोग जानते हैं इसका जवाब, आप सही भी मारा है लोगों ने। ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्या, सोडियम। सोडियम का जो है, सोडियम गैस का इस्तेमाल जो होता है क्या होता है कि स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। जान लीजिए कि कभी कभी पारे गैस का भी इस्तेमाल जो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, पारा का भी। तो ध्यान रखिएगा, अगर सोडियम न रहेगा, पारा अगर दे देगा तो पारा मार दीजिएगा, पारा गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जाम डेट तो आ ही चुकी है, तो दोस्त जम के तैयारी करो। बुक हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, पूरा चेक कर जाइए। ठीक है, समय नहीं है अब जो है टाइम पास करने का, जितना दे रहे हैं मटेरियल उतना पूरा कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाएगा क्वेश्चन। साइंस अगर 40 नंबर का यहाँ पे हम कंप्लीट करा रहे हैं तो दोस्त वहीं आएगा, वहां से बाहर नहीं जाएगा हम, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट तो कंप्लीट करा नहीं रहे, आपको फोकस पूरा साइंस पे ही है और साइंस पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला देख लीजिएगा, अगला नंबर कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका मिश्र धातु है। जी हाँ, मिश्र धातु से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तांबा मतलब कि ब्रॉन्ज का हो, या आपका जो है पित्तल का हो, या इस तरह के जो है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किसका मिश्रण है, ये चीजें तो जान लीजिए कि ये टीन और शीशा का क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है कि मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। लेकिन जान लीजिए ये चीजें कि कभी कभी इसकी प्रतिशत मात्रा भी पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज में टीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है या शीशा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि दोस्त टीन का जो होता है वो 75% होता है, और आपका शीशा जो है वो 20 से 25% होता है। कुछ मात्रा में इसमें कॉपर भी मिला दिया जाता है। 20% अगर शीशा है तो 5% जो है मान लीजिए कॉपर मिला दिया जाता है। पूरा कॉपर नहीं होता है कि न तो जो है वो गलवे नहीं करेगा, फिर जो है ज्यादा करंट प्रवाहित होगा तो फिर जो है दिक्कत होगा, नहीं गलेगा तो उससे उपकरण जो लगे होंगे, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब उड़ जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉपर की मात्रा कम होता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल में वो क्या होता है। ठीक है, ऑडियो सिग्नल में क्या होता है ये जानना है, तो ध्यान रखिएगा किस तरह की फ्रीक्वेंसी होता है। हम आपको बताते हैं कि टेलीविजन के ऑडियो की बात कर रहा है, तो ऑडियो में जो होता है दोस्त, ये आपका ये फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या है कि आवृत्ति मॉड्यूल होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल जिसको कहते हैं, एफएम जिसको कहते हैं, तो एफएम होता है ऑडियो में। ठीक है, और अगर वीडियो की अगर दोस्त बात कर लेगा कि टेलीविजन के वीडियो में किस तरह का जो है फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसमें एम होता है। एम मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूल होता है, ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूल मतलब कि आयाम मॉड्यूल होता है वीडियो में, ऑडियो में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति का मूल जो है मूलभूत बल नहीं है। ठीक है, प्रकृति का मूलभूत बल मतलब कि एक तरह से फंडामेंटल जो होता है ना फोर्स, वो चीजें है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है कि सारे फोर्स का निर्माण होता है, जान लीजिए। तो ये फंडामेंटल बताना है हमें कि कौन सा होता है। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि दोस्त ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ये जो घर्षण बल है ये आपका जो है मूलभूत बल नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, उसका विद्युत चुंबकीय बल
और दुर्लभ जो है नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल दुर्बल और जो है प्रबल दोनों आता है। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों नाभिकीय स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि फंडामेंटल फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो नहीं होता है तो ये घर्षण नहीं होता, चार तरह का होता है फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, जो आपका ये तीन तो दे ही दिया है, ठीक है, तीन दे ही दिया है, एक तो दे दिया है, तीसरा नंबर में आपको जो है दुर्बल दे दिया है, इसी में एक और होता है, चौथा जो होता है वो प्रबल होता है, जो स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, चार होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो विद्युत को आसानी से अपने से प्रवाहित होने देता है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो जो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित होने देगा उसे कंडक्टर कहेंगे, सीधी सी बात है। तो उसको क्या करेंगे, कंडक्टर यानी कि चालक कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, कंडक्टर कहेंगे। और जिससे धारा अंशतः प्रवाहित होगी, हिट ज्यादा होगा, अंशतः प्रवाहित होगा, उतना जो है करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो उसे जो है सेमीकंडक्टर कहते हैं। नॉन कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे हम धारा प्रवाहित कर ही नहीं सकते, तो वो नॉन कंडक्टर होता है और चालक होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर क्या दिखाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। तो देखिए E बराबर MC स्क्वायर, तो पहले जान लीजिए कि ये इक्वेशन किन्होंने दिया था। तो ये एक तरह का ये इक्वेशन जो है ये आइंस्टीन साहब ने दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने E बराबर MC स्क्वायर दिया था। E बराबर MC स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, E एनर्जी है, M मास है और C जो है प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश तो ऐसे ही रहता है। तब जब प्रकाश क्या होता है कि किसी वस्तु पर पड़ता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है तो वो वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। ये आइंस्टीन साहब का कहना था। तो प्रकाश को द्रव्यमान के से क्या करते हैं कि गुणनफल है और एनर्जी उसके बराबर में है। तो ये आइंस्टीन साहब का ही कहना था कि ऊर्जा जो होता है उसको द्रव्यमान में, अद्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें था, उनका कहना था आइंस्टीन साहब का। तो ये है क्या, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि यह द्रव्यमान ऊर्जा का क्या है कि एक सिद्धांत है, या तुल्य कह सकते हैं, तुलना कर रहा है ना एनर्जी और द्रव्यमान का। तो ये तुलनात्मक इक्वेशन ही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लीवर के संचालन के पीछे क्या सिद्धांत है। लीवर मतलब यकृत वाला लीवर नहीं, ध्यान रखिएगा। आप लोग यकृत वाला लीवर मत समझ लीजिएगा। इसे आपको हम बताते हैं कि लीवर मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को उठाने वाला जो हुक होता है लीवर, वो लीवर की बातें कर रहा है। उसके पीछे कौन सा सिद्धांत होता है, तो किसी जैसे कि मान लीजिए आपको हम बता देते हैं, करेक्ट आंसर बताते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए लीवर में जो लगता है दोस्त, वो लगता है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसमें। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें काम करता है, हम फोर्स लगाते हैं तभी वो उठता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये फोर्थ नंबर। अब आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह का होता है लीवर, जैसे आपको बताते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे एक लड़का है, इसको क्या किया है कि ये क्रोबार है बड़ा सा, जिससे क्या होता है कि पत्थर को उठाया जा सकता है, पत्थर या किसी भी चीज को। तो यहां जहां से पकड़े हुआ है वहां पे फोर्स जो होगा बहुत कम लगेगा, लेकिन जहां पे जो दोस्त पत्थर रखा हुआ वहां पे उसका बल क्या होगा कि ज्यादा होगा। तो ये क्या होता है कि एक लीवर होता है और ये सिद्धांत जो है मैकेनिकल काम करता है। जब तक हम नहीं उठाएंगे, तब तक फोर्स नहीं उठाएंगे तो कैसे काम करेगा, तो मैकेनिकल चीजें होता है ये, ठीक है। लीवर किस सिद्धांत पे काम करता है, मैकेनिकल पर करता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन समझ के लीवर मार दीजिएगा अपने यकृत वाला, तो वो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी तरंग के उच्चतम बिंदु के लिए क्या शब्द है, ठीक है। मतलब कि आपका जो है वेव जो होता है ना, वेवलेंथ जो चलता है, तो उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं कि दोस्त ये आपका फर्स्ट नंबर क्या शिखर कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, शिखर। और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है उसको गर्त कहते हैं। सबसे नीचे वाला पॉइंट को गर्त कहते हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट को शिखर कहते हैं। दिखाते हैं आपको। तो ये आपका जो हो, देख लीजिए, ये आपका वेव है, जो सबसे ऊपर है उसको क्या कहेंगे हम लोग, शिखर यानी क्रेस्ट कहेंगे। सबसे नीचे जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, गर्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, गर्त यानी कि थ्रो कहते हैं। और शिखर के बीच को हम लोग क्या कहते हैं कि तरंगधर्ज कहते हैं। और शिखर से गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं कि उसकी ऊंचाई कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, या ऊर्ध्वाधर दूरी कहिए, वो चीजें होता है।
तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इससे भी सवाल जो है दोस्त आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है कि खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि खींची हुई आपका जो दे दिया स्प्रिंग, खींची हुई स्प्रिंग का है या खींची हुई धनुष का है या कोई भी खींची चीज होती है तो वो मैकेनिकल चीजें होती है। उसमें क्या होती है ना कि आपको हम बताते हैं कि स्थितिज ऊर्जा उसमें होती है। ठीक है, स्प्रिंग हो या धनुष को हम टान कर छोड़ देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी में जो स्टोर होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि दोस्त पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। बताते हैं करेक्ट आंसर इसमें से, देख लीजिए ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग रहे या धनुष रहे उसमें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी तत्व को, अच्छा किस तत्व को रसायनों का राजा कहते हैं। काफी जो है पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। रसायनों का राजा जो है दोस्त कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि सिर्फ रसायन का ही राजा नहीं कहते हैं इसे दोस्त, इसे भी और भी कुछ नाम से जानते हैं। अम्लराज के नाम जानते हैं ना, तो अम्लराज के नाम से भी चाहे सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। या आपको हम बता देते हैं कि हिंदी में अगर जाइए तो गंधक का जो है तेजाब कहा जाता है इस सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, तो उसमें सल्फर होता है ना, सल्फर, इसलिए हिंदी में उसको अगर देखा जाए तो गंधक का राजा कहा जाता है। जान लीजिए ऐसे बहुत सारे कंट्री का मानना है कि जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का खपत होता है वो देश जो होता है क्या होता है कि काफी संपन्न देश होता है, काफी उन्नतिशील देश होता है। ठीक है, जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का, अब सल्फ्यूरिक एसिड का खपत जिस देश में भी होगा वो संपन्न देश होगा। जान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का आखिर यूज कहां कहां होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड का वैसे यूज जो है उर्वरक में भी किया जाता है, खाद बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल आपका फैक्ट्रीज है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमेट्रोलॉजी होता है उसमें भी किया जाता है। उसके बाद लेड वाला जो बैटरी होता है, शीशा वाला बैटरी, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और जिस देश में होता है वो तो काफी संपन्न होता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोलों की संख्या की जो है कहता है गणना करने का सूत्र क्या होगा। जी हाँ, मोलों की गणना करने का सूत्र क्या होगा। काफी लोगों ने इसमें गलत कर दिया है दोस्त, देख लीजिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये सेकेंड नंबर होगा। क्या कि मोलों की संख्या जो होती है, मोल बराबर जो होता है वो द्रव्यमान की संख्या बटे जो है मोलर द्रव्यमान होता है। ध्यान रखिएगा, इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि मोलों की संख्या निकालते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी कहने का क्या मतलब होता है, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उष्माशोषी क्या होता है, जिसमें ऊर्जा कंज्यूम हो, मतलब कि ऊर्जा की जरूरत हो, वो बाहर नहीं निकलेगा, उसी वजह से क्या होता है कि ठंड आपको लगता है। ठीक है, ठंड में क्या होता है कि आपको उष्मा की जरूरत होता है, तो उष्मा जितना भी मिलता है आप कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या होता है कि आपको ठंड लगती है। गर्मी में क्या होता है कि आपके शरीर से ज्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना कि दोस्त आपको जो है गर्मी महसूस होती है। ध्यान रखिए, वैसे देख लीजिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि इसमें कौन सा उष्माक्षेपी होगा, तो जिससे उष्मा निकलेगा वही उष्माक्षेपी होगा। ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। लकड़ी को अगर जलाएंगे, वुड को अगर जलाएंगे तो क्या होगा कि गर्मी प्रदान होगी, तो वो गर्मी प्रदान होगी मतलब कि उष्मा उससे रिलीज होगा, निकलेगा, उसी को उष्माक्षेपी कहेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पसीने के माध्यम से शरीर में पानी की जो हानि होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, गर्मी का समय है, पानी पी लेते हैं, कुछ देर के बाद पसीने से बाहर जो है पानी आ जाता है, उससे पसीने को बाहर आने को दोस्त क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं दोस्त, उसे पसीना ही कहते हैं। ठीक है, बहुतों लोगों ने सोच में पड़ गया कि पसीना से क्वेश्चन है, पसीना नहीं होगा दोस्त, पसीना ही कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर जो है क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब जान लीजिए ये चीजें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ऐसे अचेत जो है क्या होता है कि पसीना कहा जाता है। क्या कहते हैं, अचेत पसीना या जल हानि कहते हैं उसको, पसीने को, क्योंकि जल से हानि, शरीर से जल हानि हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो जल हानि के नाम से या अचेत पसीना के नाम से हम लोग अचेतन पसीना के नाम से जानते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि अपने शरीर के लिए दोस्त टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें शरीर में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर तक के अप्रोक्स जो है गर्मी में पानी पीना चाहिए लोगों को।
ठीक है, तभी आपका शरीर का टेम्परेचर क्या होगा कि कंट्रोल में बना हुआ रहेगा। दूसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए दोस्त, 1 लीटर अगर पानी आपके शरीर से बाष्पीकृत हो जाती है तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, शायद आपको पता ना हो, जान लीजिए 500 से 600 कैलोरी जो है अपने शरीर से लॉस हो जाती है अगर 1 लीटर शरीर से पसीना अगर बाहर निकल जाए तो इसको समझिए। इसलिए गर्मी का समय हो चाहे कभी भी समय हो दोस्त, गर्मी के समय में तो खैर पसीना बाहर निकल जाता है, इसलिए कस के पानी पीना चाहिए, मतलब ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है, जितना इच्छा हो उतना ज्यादा पी लेना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलता ही है तो एनर्जी लॉस नहीं करना है। पढ़ाई के समय है, मस्त पी करके पानी पढ़ाई कर रही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेटवर्किंग में VPN का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, अपने मोबाइल में चेक कीजिएगा, कभी कभी नेटवर्क सेट करने के लिए आप चेक करते हुए क्या VPN आता है, उसमें VPN सेटिंग करते हैं ना, यस नो, 4G 3G 5G नेटवर्क सेटिंग करने के लिए VPN होता है। तो VPN का पूरा नाम क्या है ये आपको हम बताएंगे, प्लस VPN का काम क्या होता है ये भी आपको हम बताएंगे। देखिए VPN का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। VPN का मतलब होता है पूरा फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है इसका दोस्त, वर्चुअल प्राइवेट वर्क होता है, ध्यान नेटवर्क होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क कहने का मतलब क्या है, जान लीजिए ये चीजें कि VPN का मतलब होता है क्या है कि जैसे कि आप किसी भी चीज को, नेटवर्क को दोस्त अगर नेट पे सर्च कर रहे हैं तो उस चीज को क्या करता है कि VPN प्राइवेसी करके रखता है, वो पब्लिकली नहीं करता है। ठीक है, VPN का ये काम होता है सिक्योर करना होता है किसी भी चीज को। जैसे गूगल पे सर्च कर दिए, ठीक है, कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या हु इज द जस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, तो इस तरह से अगर सर्च करते हैं तो वो पब्लिकली जो है ना हो, नहीं तो क्या करेगा कि लोग देख लेंगे, कल ही जो है गूगल पे सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा ये आदमी ने सर्च किया है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपका नाम आ जाएगा, या हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, तो आपका नाम आ जाएगा। तो क्या होता है कि उस चीज को ये गोपनीय करता है, वो प्राइवेसी प्रदान करता है VPN। अगर VPN ना हो तो सोचिए आप नेट पे क्या क्या सर्च करते हैं, पूरा पब्लिकली हो जाएगा, पूरा दुनिया को पता चल जाएगा कि आप नेट पे क्या सर्च करते हैं। ठीक है, तो VPN इसीलिए मोबाइल में दिया जाता है ताकि आप जो भी चीज इंटरनेट पे सर्च करें उसकी क्या किया जाए कि प्राइवेसी रखा जाए। ठीक है, तो ये VPN का काम होता है। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आए या ना आए नॉलेज के माध्यम से जरूरी है जो दोस्त। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है कि मोबाइल उपकरणों के लिए जो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जान लीजिए। तो एप्पल अगर चलाते होंगे तो आपको शायद पता होगा कि एप्पल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, या कहीं पढ़े होंगे। जरूरी नहीं है कि एप्पल चलाने वाला ही जानता होगा कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम नाम क्या है, जो नहीं चलाता है पढ़े होंगे, जानते होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि दोस्त ये थर्ड नंबर iOS होता है। ठीक है, क्या होता है iOS। नॉर्मली अगर एप्पल को हटा दीजिए तो हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, तो उसका नाम एंड्रॉयड होता है। कंप्यूटर ये सब विंडोज फोन भी आता है, तो पहले आता था, तो पता नहीं मुझे, तो विंडोज फोन भी होता है। लिनक्स जो होता है, लिनक्स दोस्त ये जो होता है कि बड़े बड़े कंपनियों में जो होता है कि आपका लिनक्स का यूज किया जाता है, वो इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लिनक्स होता है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन इसका ज्यादा प्रचलन नहीं है, ज्यादा प्रचलन आपका विंडोज, iOS और एंड्रॉइड का है। iOS का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। iOS का मतलब होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आई से आईफोन, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अपन अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के चलता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देख लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, ये कहा जा रहा है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन होता है, जो एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसे हम पुनः क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि दोस्त उसे अगर खत्म हो जाए जो, तो उसे बनाना पॉसिबल नहीं है, उसे बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो क्या होता है कि अनवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे कि आपको बताते हैं कि कोयला क्या है कि दोस्त अनवीकरणीय संसाधन है। अगर इसका स्टोरेज अगर एक बार खत्म हो गया तो सोच लीजिए कि हजारों लाखों वर्ष बीतने के बाद जो है कोयला का निर्माण होता है, तो ये निर्माण नहीं हो सकता है, तो ये अनवीकरणीय में हो जाएगा। प्राकृतिक गैस हो गया जैसे CNG हो गया, वो भी जो है उसको बनने में काफी वक्त लगता है। पवन ऊर्जा हो गया, ये थर्ड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। पवन ऊर्जा, मान लीजिए कि पवन ऊर्जा है, पवन चक्की जो चलता है उससे आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, आज हवा नहीं चला, चलो आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, आज खत्म हो गया है, तो वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाया जिसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों बाद तब फिर जो हम उसको जो है रिन्यू कर सकते हैं।
तो ये क्या है कि आपका संसाधन जो है पवन चक्की, ये क्या है कि नवीकरणीय संसाधन नहीं आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसी तरह से समझना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित करने वाले जो है प्राथमिक कारक कौन सी होती है। देखिए प्राथमिक कारण होता कौन है, इसके तो बहुत सारे कारण है कि जिसके पेड़ों की कटाई होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, फैक्ट्रियों से धुएं निकलते हैं, कल कारखाने हैं, गाड़ी उड़ी से धुएं निकलते हैं, तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारे चीज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है कि बढ़ाता है। अब आप जान लीजिए कि इसका प्राथमिक कारण पूछा जा रहा है, तो दोस्त प्राथमिक कारण इसका प्राइमरी जो है आपको बताते हैं कि कारण जो है वो है औद्योगिक उत्सर्जन। ठीक है, औद्योगिक उत्सर्जन, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वह किस तीव्रता से निकलती है, उसको मेजर करने के लिए क्या होता है कि एक इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को आखिर कहते क्या है। ठीक है, क्या नाम है उस इक्विपमेंट का, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, तो अर्थक्वेक होने के पृथ्वी के भूकंप आने के बाद क्या करते हैं कि रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ पे ग्राफ एक बनता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेजर किया जाता है रेक्टर स्केल से, रेक्टर स्केल के थ्रू ही सिस्मोग्राफ पे क्या होता है कि उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, कि कितना जो है वो झटके से आया है। तो चलिए उसकी बात छोड़िए, अभी भूकंप की हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी को जब आती है तो उसके पैमानों को मेजर करने के लिए वो किस उपकरण का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन है इसमें, ये सेकेंड नंबर ज्वालामुखी विस्फोटक सूचकांक होता है, VET करके है। ठीक है, जो वेल्कोनो जो है क्या होता है कि एक्सप्लोसिविटी और इंडेक्स होता है, तो ये चीजें होता है जो एक उपकरण है जो ज्वालामुखी के विस्फोट को क्या करता है कि मेजर करता है। ठीक है, अब जान लीजिए इसके बारे में कि ये जो ये VET जो होता है, VEI है ना, VET नहीं है, VEI है, तो ये VEI जो है दोस्त जान लीजिए कि इस पे जो पैमाना लिखा होता है वो 0 से लेकर के 8 तक के होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है ज्वालामुखी जो आम फटता है वो क्या उसकी स्पीड जो होती है वो दोस्त 0 से लेकर के 2 होती है, हाईएस्ट 3, 4 ऐसे होता है, लेकिन मेजर जो हाईएस्ट जो है 8 है, 8 तक के आएगा तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। ठीक है, तो उतना जाता नहीं है, नॉर्मली अगर देखा जाए, एवरेज देखा जाए तो 0 से 2 तक के जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, या कहा जा सकता है कि उसके स्केल पे कितना होता है कितना नहीं होता है। तो ये चीज है दोस्त, ये था अपना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो टेस्ट में लिए गए थे। ठीक है, अब इसमें जो लोग टेस्ट दिए हैं उसको आपको हम बताते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है दोस्त, ये आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो दोस्त अब क्या करते हैं कि आपको हम जो है स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि जो लोगों ने टेस्ट दिया है उसने कितना नंबर लेकर के आया है, ये चीजें बता देते हैं। ठीक है, देखिए वैसे आज के टेस्ट में जो 71 टेस्ट हुई है उसमें दोस्त नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया था, मिस हो गई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं दे पाए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग दिया गया था, नहीं दिया गया था उसमें जो है क्या था कि आपका जो है एक क्वेश्चन पे 4 नंबर हम दे दिए थे, हाँ ना, लेकिन ये रेलवे का जो है फॉलो नहीं हुआ, वो मतलब समझिए 1/4 में चला गया। तो चलिए इसमें कोई नहीं, फिर भी जो लोग टेस्ट दिए हैं उनको हम रिजल्ट बताते हैं कि कौन कितना नंबर लेकर के आया है, कौन जो है कितने नंबर पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये अपना स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। इसमें दोस्त पहले नंबर पे जो है ये संजय कुमार यादव साहब है जो 100 में 90 नंबर यानी कि लेकर के आए हैं। 25 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, तो ध्यान रखिएगा 25 चौके 100 हो गए, 100 नंबर का हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रेड। सेकेंड थर्ड में देखिएगा तीनों लोग जो है, 3 लोग है जो टॉप पे बने हुए हैं। दूसरा आप तो आपको बता दिए हैं कि अजीत कुमार भाई हैं जो 85 नंबर लेकर के आए हैं 100 में, सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे जान लीजिए कि ये शिशु प्रिया है जो आपका जो है थर्ड नंबर पे बनी हुई है। चौथा नंबर देख लीजिएगा, चौथे नंबर पे ये गुलाम रेहान भाई है। 5वें नंबर पे रंजन पांडे है। उसके बाद 6ठे नंबर पे नहीं, हाँ उसके बाद छठे नंबर पे ये क्या है कि मुकेश भाई है। 6ठे नंबर पे मुकेश भाई है। बहुत लोगों ने क्या किया ना दोस्त की टेस्ट में पार्टिसिपेट किए, तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको हम बताना भूल गए ना कि कैसे करना है, तो दोस्त आपको क्या करना है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप को, एप्लीकेशन को। ठीक है, ERCB सर के नाम से ही क्या कीजिएगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि फ्री में टेस्ट होता है, कहां से होता है डाउनलोड कीजिएगा, पता लग गया तो ठीक है, ना पता लगा तो हमको जो है कॉल या मैसेज कीजिएगा, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर हम आपको बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है और कैसे नहीं देना है। ठीक है, तो फटाफट जाइए, क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए, जो एक्टिव है 72 नंबर। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, आगे दिखाते हैं, देख लीजिएगा। अगला जो है क्या है कि सम्राट भाई 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे जो है ये सुमित
झा डबल ई करके है। उसके बाद जो है 9वें नंबर पे जो है नीतीश कुमार है। उसके बाद 10वें नंबर पे सुबोध कुमार है। 11वें नंबर पे जो है ये दीपक भाई है। 12वें नंबर की अगर बात करें तो ये अमन कुमार भाई है। 12वें नंबर पे अमन कुमार है। ठीक है, चलिए फटाफट दिखा देते हैं आपको स्कोर कार्ड। 13वें नंबर पे ये क्लेमेंट साहब है जो बिलासपुर से है। उसका 14वें नंबर की अगर बात करें तो ये मुकेश कुमार है। 15वें नंबर पे एमडी आजाद भाई है। उसको 16वें नंबर पे जो है दोस्त सचिता भाई है। उसके बाद जो है 17वें नंबर पे देख लीजिएगा, 17वें नंबर पे राज है। उसके बाद 19वें नंबर पे ये राजेश भाई है। ठीक, 18 नंबर पे है ना, 18 नंबर पे है कि राजेश भाई है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिएगा कि 19 नंबर पे योगेश भाई है। 20 नंबर पे देख लीजिएगा 20 नंबर पे पवन भाई है। 21 नंबर पे अगर बात कर ले तो अंकज कुमार है। 22 नंबर पे ये नितिन भाई है। उसके बाद 23 नंबर पे देख लीजिएगा आरके गुज्जर भाई है। उसके बाद 24 नंबर पे ये राहुल विश्वकर्मा साहब है। ठीक है, 24 नंबर पे है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं 25 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये धीरज भाई है। उसके बाद जो है आपका 26 नंबर पे जो है शक्ति कुमार है। उसको 27 नंबर पे ये मृत्युंजय भाई है। 28 नंबर पे गुड्डू भाई है। 29 नंबर पे देख लीजिएगा आशीष भाई है। उसके बाद जो है आपका 30 नंबर पे ये क्या है कि अनुराग गोदी साहब है 30 नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 31 पे ये रंजन हट्टी साहब है। उसका 32 पे विक्रम भाई है। उसका 33 पे संजीव कुमार है। 34 नंबर पे अगर जो है तो पंकज भाई है। उसके बाद 35 नंबर पे ये विपिन भाई है। उसका 36 नंबर पे जो है ये हरि ओम भाई है। 36 नंबर पे हरि ओम भाई है। चलिए आगे दिखाते हैं। 37 नंबर पे देख लीजिएगा कि अरविंद भाई है। उसके बाद जो है 38 नंबर पे जो है दोस्त ये पंकज कुमार है। 39 नंबर पे देख लीजिएगा 39 पे मुकेश भाई है। उसके बाद 40 नंबर पे देख लीजिएगा ये तेजकरण भाई है। उसको 41 पे भी तेजकरण भाई 2 बार कैसे दे दिए हो। 42 नंबर पे देख लीजिए कि विक्रम यादव करके जो है ये 42 नंबर पे है। ठीक है, काफी लोगों ने क्या है कि टेस्ट में भाग लिए हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद 43 नंबर पे ये राम जतन भाई है। उसके बाद 44 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोशन भाई है। उसके बाद 45 नंबर पे देख लीजिएगा 45 नंबर पे ये संदीप भाई है। उसके बाद 46 नंबर पे संजीव है। 48 नंबर पे अगर बात करें तो अनूप भाई 47 नंबर पे अनूप भाई है। उसके बाद 48 नंबर पे जो दोस्त हैं ये हमारे बबलू भाई है। ठीक है, जो 48 नंबर पे है। चलिए 49 पे देखिएगा कि केस सिंह है। उसका 50 नंबर पे देख लीजिएगा कि सत्यवीर भाई है। उसके बाद 51 नंबर पे देख लीजिएगा ये बसंत भाई है। उसका जो है 52 नंबर पे ये राहुल सिंह है। उसको जो है 53 नंबर पे देख लीजिएगा आपको बताते हैं कि विनोद भाई है, विनोद टॉम है। उसका जो है 54th है ना, 53 पे ये विनोद है। 54th पे जो है दोस्त ये जितेंद्र भाई है। ठीक है, जितेंद्र भाई 54 पे यूपी से हैं। 55 देख लीजिएगा 55 पे जो है कि अजीत भाई है। उसको 56 नंबर पे देख लीजिएगा बम भाई है। 57 नंबर पे देख लीजिएगा कि हरिमोहन भाई है। 58 नंबर पे देख लीजिएगा कि अभिषेक भाई है। उसको 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि राम सहाय भाई है। उसको 60 नंबर पे देख लीजिएगा कि कालीनाथ भाई है। ठीक है, कालीनाथ भाई 60 नंबर पे है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। 61 नंबर पे सोनू भाई है। उसका 62 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपको भूषण साहब है। उसके बाद 63 नंबर पे देख लीजिएगा कि रमेश भाई है। उसको 64th नंबर पे देख लीजिएगा कि जावेद आलम भाई है। 65 नंबर पे उदय भाई है। 66 नंबर पे ये क्या है कि रंजय भाई है। ठीक है, 66 नंबर पे। चलिए देख लीजिएगा अतुल भाई है। अतुल भाई जो है 67 नंबर पे आपका नाम आता है अतुल भाई, आप देखते नहीं, ये गलत है, देखा कीजिए, मैसेज ऐसे ही कर देते हैं, कोई नहीं, इनको लगा हुआ कि नहीं है, खैर आता है, टेस्ट रेगुलर देते हैं अतुल भाई, अच्छी बात है। 68 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका क्या है कि संजय है। उसके बाद जो है 69 नंबर पे 60 जो है आपका 69 नंबर, हाँ 69 नंबर पे देख लीजिएगा कि कमलेश भाई है। उसके बाद जो है 70 नंबर पे पीके रॉय है। उसको 71 नंबर पे जो है रामदयाल भाई है। उसको जो है 72 नंबर पे धीरेश भाई है जो सोनभद्रा से है, चंद्रा सोनभद्रा से है। चलिए अगला देख लीजिएगा दोस्त 73 नंबर पे 73 नंबर पे ये काजल कुमारी है, इंप्रूव की है, अपने आप में अच्छी है। 74th नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त ये क्या है कि 74 नंबर पे ये मानवेंद्र भाई है, उसको 75 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अनिल कुमार भाई है। उसको 76 नंबर पे जो है ये पूर्णिमा सिंह है। उसको 77 नंबर पे जो है आपका इंदल कुमार है। 78 नंबर पे जो है दोस्त ये अंजू कुमार भाई है। ठीक है, 78 नंबर पे
अंजू कुमार है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 79 नंबर पे क्या है कि रत्नाकर भाई है। 80 नंबर पे देख लीजिएगा, 80 नंबर पे ये सागर सिंह है। 82 नंबर पे अंकित राव जो जौनपुर से है। 82 नंबर पे देख लीजिएगा, 82 नंबर पे दोस्त ये मनीष साहब है। उसके बाद जो है 83 नंबर की बात कर लें तो दोस्त इंद्रजीत भाई है। उसके बाद जो है 84 नंबर पे क्या है कि सुल्तान भाई है। ठीक है, सुल्तान भाई मेहनत करने की जरूरत है। हाँ देखिएगा उसका 85 नंबर पे विनय साहब जो यूपी से है अपने। उसका गौरव भाई है 86 नंबर पे। 87 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका मोहन भाई है। और 88 नंबर पे क्या है कि एसके भारती साहब है जो बिहार सीवान से है। दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। सभी का आपको स्कोर कार्ड दिखा दिए। तो इस तरह का स्कोर कार्ड होता है। टेस्ट देने के लिए दोस्त फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से क्या कीजिए कि एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फ्री में टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। हम लेकर के आएंगे आपके लिए स्कोर कार्ड। ठीक है, तो जो लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि फिर हम मिलेंगे आपके साथ अगले दिन सेम टाइम पे इसी वक्त। ठीक है, एक नया सेट लेकर के। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।